नमस्कार। मैं लाल बहादुर पुष्कर आज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के ज्ञान भूमि मंच से सिविल सेवा एवं हिंदी भाषा पर इसकी क्या संभावना और चुनौतियां हैं, इस पर बात करने के लिए मैं आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ। इसके पहले मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पेज पे आया था, जिस पे मैंने सिविल सेवा हिंदी माध्यम से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो किस तरीके से अपनी तैयारी को एक अच्छे दिशा के साथ, एक बिना किसी भटकाव के साथ तैयारी को क्या दिशा दें, उस पर मैं बात किया था 16 जून को। और उसी क्रम में आज मैं BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ज्ञान भूमि के मंच पे आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ। खास तौर से आशुतोष तिवारी जो इस मंच को संचालित करते हैं, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया कि BHU में भी बहुत सारे लोग हैं जो अपनी हायर एजुकेशन करने के साथ साथ सिविल सेवा की भी तैयारी करते हैं, तो उस पर बात हो। तो मैंने कहा कि बिल्कुल, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा कि हिंदी भाषा से लेकर के हिंदी भाषा माध्यम से जो तैयारी कर रहे हैं वो लोग किस तरीके से अपनी भाषा तैयारी को एक दिशा दे सकते हैं। इस पर मैं यथासंभव जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मेरा जो अनुभव रहा है और जिन जिन चुनौतियों से मैंने अपने आप को पार पाया है और सिविल सेवा में अपना स्थान बना पाया है, और मैं अपने बारे में 1 मिनट में बता दूं कि मैं लाल बहादुर पुष्कर मूलतः प्रयागराज से संबंध रखता हूं, वहीं पे पला बढ़ा और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया और तत्पश्चात मैं JNU आ गया। JNU में भी मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो BHU से ग्रेजुएशन करने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद वहाँ अपनी हायर एजुकेशन MPhil PhD कर रहे थे। तो बहुत सारे दोस्त मैंने BHU के बारे में वहाँ से जाना और उसके बाद 2016 बैच में भारतीय राजस्व सेवा में मेरा चयन हुआ और मैं अभी वर्तमान में मुंबई में एज असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स कार्यरत हूँ। और ये जो एक महामारी के रूप में कोरोना पूरे विश्व में फैला हुआ है, वो एक तो हम कहेंगे एक संकट है पूरे विश्व के सामने, लेकिन एक थोड़ी संभावना के बारे में अगर देखें तो ये है कि चलो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोगों के पास इतना टाइम बच रहा है कि मैं अपने घर बैठे ही आप लोगों का कुछ मार्गदर्शन करूं, तो एक संभावना है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। 1 घंटे का पूरा वीडियो रहेगा और मैं चाहूँगा कि मैं टू द पॉइंट रहूँ और मैं उसी सब्जेक्ट पे, उसी विषय पे बात करूँ जो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी हो। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी भी लोगों में ये कन्फ्यूजन है कि हिंदी भाषा यानी हिंदी माध्यम से तैयारी करने में सिलेक्शन रेट बहुत कम है या सिलेक्शन होते ही नहीं है, या हिंदी भाषी वाले जितने भी तैयारी करने वाले हैं इंटरव्यू में उनके साथ भेदभाव होता है, ऐसा परसेप्शन है, जबकि सत्यता बिल्कुल भी नहीं है। ये बात मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, क्योंकि मैं स्वयं दूसरी बार जब इंटरव्यू दिया 2011 में मैंने एक इंटरव्यू दिया था और ये 2016 में इंटरव्यू दिया था और मैं हिंदी भाषा के साथ में दिया था। तो हिंदी भाषा को लेकर के जो स्टीरियोटाइप हमारे मन में बन गया है, पहली बात उससे हमें पार पाना होगा। और सिर्फ हिंदी भाषा ही नहीं, मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि भारतीय भाषाएं यानी कि भारत में लगभग जो संविधान में अनुसूची क्या कहते हैं 22 भाषाएं हमारी हैं जिन्हें भारत के संविधान में मान्यता दी गई है। आप यकीन मानिए कि हर साल गुजराती में, मराठी में, इवन असमी में, तेलुगु में, तमिल में बच्चे टोटल GS का पेपर अपने रीजनल लैंग्वेज में लिखते हैं और उनको सिलेक्शन भी मिलता है। ये बात दूसरी है कि मीडिया में सिर्फ हिंदी मीडियम और अंग्रेजी मीडियम का इतना विवाद रहता है, तो वही सारी चीज़ें न्यूज़ में आ पाती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लोग प्योर मराठी मीडियम से भी सेलेक्ट हुए हैं और अच्छा स्थान पाए हैं। इवन उड़िया में भी लोग उड़िया मीडियम में लिख करके लोगों ने अपने सिलेक्शन को पक्का कराया है।
तो आप अपने बिल्कुल भी अपने दिमाग में ये जो बैठा हुआ है कि हिंदी माध्यम से तैयारी करने में आपको कहीं कोई नुकसान है या कहीं कोई आपके साथ भेदभाव होता है, क्योंकि अगर मैं हिंदी भाषा के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं की बात करूं, यूपीएससी या मैं सिर्फ संघ लोक सेवा आयोग अब एज वेल एज मैं संघ लोक सेवा आयोग की बात करूंगा कि यूपीएससी इतनी डायनेमिक है कि हमारे प्रशासन में लोग, जैसे हमारे 28-29 जो राज्य हैं, 7-8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहाँ पे यूपीएससी को डाइवर्स बैकग्राउंड के व्यक्ति चाहिए। और आपको मालूम होगा कि जो हमारे आईएएस हैं चाहे आईपीएस हैं, वो एग्ज़ाम देने के लिए भले ही अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर उनका तमिलनाडु में सिलेक्शन हो जाता है, तमिलनाडु उन्हें कैडर मिलता है, तो उन्हें वहाँ का रीजनल लैंग्वेज सीखना पड़ता है। तो अगर संघ लोक सेवा आयोग को तमिल मीडियम में ही कोई मिल जाए और उसकी ठीक ठाक अंग्रेजी हो, जो एक 300 नंबर का यूपीएससी पूछती हो, उसको वो उस क्वालिफाइंग एग्ज़ाम को पास कर ले, तो मुझे नहीं लगता है कि यूपीएससी की कहीं कोई प्रॉब्लम है किसी तमिल मीडियम को अपने सिलेक्शन में लेने के। और यही बात मैं बता रहा हूँ कि हिंदी माध्यम में भी या हिंदी भाषा से लिखने वाले पे जाहिर सी बात है कि लागू होता है। तो किसी भी तरीके से अगर आपको लगता है कि हिंदी भाषा से तैयारी करने में आप नुकसान में हैं, तो आप ये अभी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा, संभावना यही है कि अगर आप हिंदी भाषा या क्षेत्रीय भाषाओं से तैयारी करते हैं, तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि संघ लोक सेवा आयोग को एक ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति उनको मिलने जा रहा है जो चीज़ों को समझता है। क्योंकि जब आप किसी क्षेत्रीय भाषा में तैयारी करते हैं या क्षेत्रीय भाषा पे आपकी पकड़ होती है, तो कहीं न कहीं वहाँ की समाज और संस्कृति से भी आपका जुड़ाव होता है। तो आप उन सारे चीज़ों को बहुत गहरे अर्थों से जानते हैं। तो ये संभावना है, ये पोटेंशियल है किसी भी क्षेत्रीय भाषा से तैयारी करने वाले बच्चे के लिए या अभ्यर्थी के लिए। दूसरी बात जो एक प्रॉब्लम आती है कि हाँ ठीक है, हमने हिंदी भाषा में अपने आप को चुन तो लिया, और क्या मराठी भाषा या किसी भी लैंग्वेज में अगर हमने आपको चुना, तो प्रॉब्लम आती है मटेरियल को लेकर के, ये चुनौती है। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर जो चीज़ आपको जानकारी हो जाए, जैसे अगर मैं चुनौतियों पे 4-5 पॉइंट बात करूँगा कि सबसे पहली चुनौती है अच्छी रीडिंग मटेरियल की, कि भाई सोर्स क्या हो। अगर हिंदी मीडियम में अगर कोई तैयारी कर रहा है तो सोर्स क्या हो, पढ़ने का मटेरियल कहाँ से आया। तो सबसे बड़ी बात, सबसे पहली चुनौती जो अभ्यर्थियों के सामने आती है वो है अच्छी रीडिंग मटेरियल। दूसरा आता है कि इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि जब भी हम, जैसा हमने आपको बताया, अगर आप किसी भी रीजनल भाषा से तैयारी करते हैं, क्षेत्रीय भाषा से तैयारी करते हैं, मैं हिंदी भाषा ही बात करूं, अगर हिंदी भाषा से हम तैयारी करते हैं तो समस्याओं के साथ साथ आप भाषा के साथ साथ वहाँ की संस्कृति और समाज के गहरे अर्थों से जानते हैं। तो चूँकि आप किसी भी चीज़ को दिल से सोचते हैं, संवेदनशील होकर सोचते हैं, यही थोड़ा सा हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है कि हमें दिल से नहीं सोचना है, दिमाग से सोचना है। जब यूपीएससी का हिंदी मीडियम का अभ्यर्थी जब दिल से सोचने लगता है, तो दिल से अगर आप कोई आंसर करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आप टू द पॉइंट रह पाते हैं। टू द पॉइंट जैसे ही आप भटकते हैं वैसे ही आपकी ये कमजोरी बन जाती है, ये चुनौती बन जाती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, एक छोटा सा एग्जाम्पल लूँगा। जब हम लोग, मैं जेएनयू में था तो वहाँ पे कावेरी हॉस्टल में एक सीनियर थे हमारे, मैं 2005-06 की बात बता रहा हूँ। तो वो आयशा से जुड़े हुए थे, तो वो हर बार मेंस लिखते थे, लेकिन उनको इंटरव्यू कॉल नहीं होता था। तो ये पॉलिटिकल साइंस उनका ऑप्शनल था, पॉलिटिकल साइंस प्लस फिलॉसफी उनका ऑप्शनल था। तो वो जब जाते थे, तो जब मार्क्सवाद पे कोई क्वेश्चन पूछा जाता था, साम्यवाद पे कोई क्वेश्चन पूछा जाता था, तो पहले आपको मालूम होना चाहिए कि बड़े आंसर जो है 600 वर्ड में लिखे जाते थे।
तो वो भाई साहब 600 वर्ड में लिखने के बजाय वो 1200 1500 वर्ड पे केवल मार्क्सवाद लिखते थे। तो हमको टाइम मिलता है उतना ही जितना सामने वाले को मिलता है। तो आप 600 वर्ड में लिखिए, 1200 वर्ड में लिखें, अगर वो क्वेश्चन 30 नंबर का है तो 30 नंबर पे ही मार्किंग होगी। तो वो क्या करते थे कि एक क्वेश्चन लिखने के चक्कर बाकी क्वेश्चंस का टाइम खा जाते थे। तो मैं सिर्फ ये एग्जांपल आपको बताता हूँ, और यही दोनों पेपर में उनके साथ होता था। वो भावुक हो जाते थे अपने आंसर में क्वेश्चन करते वक्त। तो अगर हम किसी भाषा भाषी हैं या हम किसी क्षेत्र विशेष से हैं, तो पाठ्यक्रम को लेकर के, किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के हमें इमोशनल नहीं होना है, हमें दिल से नहीं सोचना है, हमें दिमाग से सोचना है। तो उन्होंने, मैं जो बताया मैंने सज्जन का, वो 4 बार मेंस लिखे, चारों बार उनको इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ। इंग्लिश मीडियम में वो लिखते थे और बहुत अच्छी इंग्लिश थी, लेकिन प्रॉब्लम क्या था, वो इमोशनल हो जाते थे। मार्क्स के नाम पे ही, साम्यवाद के नाम पे ही कार्ल मार्क्स का नाम आता था तो वो एकदम अभिभूत हो जाते थे, और जैसे उनको नशा सा छा जाता था। तो वो 1.5 घंटा एक ही क्वेश्चन लिखते थे। पता लगा 5 क्वेश्चन आपको करना है तो बाकी के लिए टाइम नहीं बचता है, और उनको लगता है कि अब हमने बस डाल दिया है कि अब तो मतलब पूरा इतना नंबर मिलेगा कि मैं तो फाइनल मेरा हो जाएगा। तो ये हमें इमोशनल नहीं होना है। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर अच्छे रीडिंग मटेरियल की बात करें, खासकर हिंदी मीडियम में, तो हम अगर बारीकी से यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग के पाठ्यक्रम को देखें तो वहाँ पे इतिहास, भूगोल, राज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, पर्यावरण, जो कि भूगोल का ही एक सब टॉपिक है, जो अब अभी काफ़ी इससे सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और करंट अफेयर्स। मैं आपको बता दूं कि बारीकी से आप देखें तो यूपीएससी ने, अगर आप योजना मैगजीन पढ़ते हैं, योजना पत्रिका पढ़ते हैं, तो मैं थोड़ा कंपेयर करके चलूँगा कि इंग्लिश मीडियम में जो मटेरियल अवेलेबल है, क्या वो हिंदी मीडियम में अवेलेबल है। अगर सेम मटेरियल जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे पढ़ते हैं, अभ्यर्थी पढ़ते हैं, अगर वो हिंदी मीडियम में अवेलेबल नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि हाँ, हिंदी भाषा में तैयारी करना मुश्किल है। अगर इंग्लिश मीडियम में जितने भी मटेरियल उपलब्ध हैं और एज वेल एज वही हिंदी भाषा और हिंदी माध्यम में मटेरियल अवेलेबल है, तो आप ये कहीं से भी शिकायत नहीं कर सकते कि हिंदी मीडियम में या हिंदी भाषा से तैयारी करने में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो ये आपके अप्रोच में प्रॉब्लम है, ये आपके बैकग्राउंड में प्रॉब्लम है, या आप उसको कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, या आप उसको, आपको लगता है कि नहीं ये हमारे बस के बाहर की बात है। तो प्रॉब्लम वहाँ है आपके अप्रोच में। अगर मटेरियल की बात करूँ तो मटेरियल पर मैं एक कंपेयर करके चलूँगा तो आप थोड़ा सा उसका मतलब विश्लेषण कर पाएंगे कि कहाँ तक ये बात सत्य है। योजना मैगजीन आपको वेल अप टू डेट एक अच्छे हिंदी भाषा में, आप इस भाषा का प्रयोग अपने यूपीएससी के मेंस में खूब अच्छे से कर सकते हैं, हो बहू, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही योजना मैगजीन इंग्लिश मीडियम वाले भी पढ़ते हैं, यही योजना मैगजीन हिंदी मीडियम में आती है। और मैं आपको बता दूं, ये लगभग 10 से ज़्यादा क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित होता है। उर्दू में आता है, मराठी में आता है, तमिल में आता है योजना मैगजीन। तो यहाँ कोई प्रॉब्लम। अच्छा, योजना क्यों पढ़ें? योजना इसलिए पढ़िए कि 12 महीने यानी कि हर महीने ये एक एक टॉपिक उठाता है, और बारीकी से अगर आप देखेंगे तो हमारे जितने मंत्रालय हैं, चाहे वो पेयजल मंत्रालय हो, चाहे एचआरडी हो, चाहे हमारे फिनांस मिनिस्ट्री हो, जितने भी मंत्रालय हैं उसके जो मेन नीतियां हैं, उन नीतियों को बेस बना करके उसके कारण समाधान, उसकी समस्या, उसकी नई नीतियां, क्या क्या वक्तव्य और रुझान बिंदु जितने भी है, उसी को वो लोग आधार बना करके हर महीने वाले क्या कहते हैं प्रति में ये विश्लेषण करते हैं, और जो कि सीधे सीधे डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके यूपीएससी के सिलेबस का वो मटेरियल होता है। तो इसको अगर खूब अच्छे से पढ़ते हैं तो कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। योजना हो गई। दूसरी बात यह है, हर साल जो बजट पेश होता है, बजट संसद भवन में
अंग्रेजी में भी रखा जाता है और हिंदी में भी रखा जाता है, बोला जाता है। तो आप बजट अगर सुनते हैं तो वहाँ आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। तो बजट अगर पेश किया जाता है भारत सरकार के द्वारा, वो भी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होता है, और एज वेल एज इसका जो PDF अवेलेबल होता है वित्त मंत्रालय के वेबसाइट पे, आप जाइए, आपको दोनों भाषा में मिलेगा। और बजट से जो भी क्वेश्चन संघ लोक सेवा आयोग बनाती है वो दोनों माध्यम में अगर उपलब्ध है, तो आप नहीं बोल सकते हैं कि बजट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बजट से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो UPSC सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले बजट से पूछता है, हिंदी मीडियम वाले बजट से नहीं पूछता है। यहाँ आप कोई शिकायत नहीं कर सकते। दूसरी बात, मैं आर्थिक समीक्षा की बात करूँगा। आर्थिक समीक्षा अपने आप में द्विभाषी संस्करण होता है, उसमें भी आप एक अच्छा ट्रांसलेशन होता है, एक लेवल का, एक स्तर का ट्रांसलेशन होता है, अनुवाद होता है, उसमें हम कहीं कोई शिकायत नहीं कर सकते कि UPSC या भारत सरकार हमारे साथ कोई भेदभाव करती है। दूसरी बात, अब मैं बात करूंगा न्यूज़पेपर पे। न्यूज़पेपर से पहले हम न्यूज़ समाचार की बात करेंगे। जैसे राज्यसभा टीवी है, राज्यसभा टीवी अगर आप आधे घंटे सुनते हैं, जैसे मैंने इलाहाबाद वाले पेज पे बताया था कि अगर डेली आप आधे घंटे न्यूज़ सुनते हैं तो वो आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए, प्रीलिम्स के लिए वो आपको हेल्पफुल करेगा। तो राज्यसभा टीवी, दूरदर्शन दोनों हिंदी में बहुत अच्छे से प्रस्तुत किए जाते हैं, समझ में आ सकने वाले। तो राज्यसभा टीवी भी जो, और जो देश देशांतर उनका डिस्कशन होता है, वो सेम पैनल के साथ थोड़ा बहुत आगे पीछे वो विद्वानों में मतभेद हो, विद्वानों में क्या कहते हैं, इंग्लिश मीडियम के एक्सपर्ट और हिंदी मीडियम के एक्सपर्ट वो बदल देते हैं, लेकिन टॉपिक के साथ वो कभी कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं। और उनका पूरा का पूरा कोशिश रहता है कि वो जो भी टॉपिक हो एज वेल एज हिंदी मीडियम और अंग्रेजी मीडियम दोनों को साथ में वो प्रोवाइड कराएं। और मैं आपको बता दूं, जब मेरा सिलेक्शन हुआ था 2016 में, तो मैंने इस बात को बोला भी था कि राज्यसभा टीवी का जो भी प्रस्तुतिकरण होता है, केवल समाचार और देश देशांतर की बात नहीं करूँगा, पूरे शुरू से लेकर अंत तक, एक दो अगर छोड़ दूँ मैं, तो वो कंप्लीट UPSC का लाइव पाठ्यक्रम है। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि अगर वो आदिवासी पे बात करते हैं, अगर वो विशेष में अगर कोई इशू उठा के बात करते हैं, अगर वो क्या कहते हैं विज्ञान प्रगति की बात करते हैं, तो जो भी आप कुछ भी मटेरियल उठाइए और UPSC का सिलेबस देखिए, आपको लगेगा ये तो UPSC के सिलेबस को ही लाइव परफॉर्मेंस दे रहे हैं ये लोग। तो राज्यसभा टीवी आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, तो यहाँ आप एक प्लस पॉइंट में हैं। अच्छा, दूसरी बात, मैं न्यूज़पेपर की बात करूँ। न्यूज़पेपर में अगर आपकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है तो दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण प्लस जनसत्ता, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण और प्लस जनसत्ता अगर आप पढ़ते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे 35 से 40 मिनट, तो आपका करंट अफेयर्स पे एक जो पकड़ होती है, जो एक होता नहीं कि अगर हम क्या हर महीने रोज़ पढ़ते रहें, कि अगर आप मंथली मैगजीन अगर कोई पढ़ते हैं, मैं मंथली मैगजीन की बात कर रहा हूँ कि जो पूरे न्यूज़ समाचार को आपके लिए पूरे UPSC के सिलेबस के आधार पे कंपाइल करके आपको पेश करता है। जैसे कि दो तीन मैगजीन ऐसे हैं जो हर महीने आपको देने का कोशिश करते हैं। एक तो हिंदी में बहुत अच्छी पत्रिका आती है क्रॉनिकल, दूसरी एक विजन IAS ने अभी बहुत अच्छा काम शुरू किया है हिंदी माध्यम में। विजन IAS हिंदी का कंपाइलेशन, उनका PDF इंटरनेट पे मिल जाता है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरा है करंट अफेयर्स टुडे दृष्टिका। ये 3 ऐसे मैगजीन हैं जो अच्छे ट्रांसलेशन में, अच्छे पकड़ के साथ, यानी कि अच्छे कंटेंट के साथ आपके साथ काम कर रहे हैं। तो इन तीनों मैगजीन में से कोई एक मैगजीन आप उठा लीजिए जो आपके साथ पूरा का पूरा आपका सिलेबस, वो महीने भर का जो करंट अफेयर्स होता है, सेक्शन वाइज आपको देने का प्रयास करते हैं, देने का पूरा मेहनत करते हैं वो आपके लिए। एक तो ये हुआ। और सबसे बड़ी बात, अगर मैं NCERT, जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं NCERT पढ़ो, मैं भी बताता हूँ कि NCERT अपने बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए NCERT पढ़िए।
तो एनसीईआरटी पढ़ने के लिए आपको मैं बता दूं कि एनसीईआरटी भी आपको हिंदी में मिलेगा। तो जब आपके पास एनसीईआरटी मिल गई हिंदी में, क्रॉनिकल या विजन या करंट अफेयर्स टुडे हिंदी में मिल गया, दैनिक जागरण जनसत्ता हिंदी में मिल गया, बजट मिल गया हिंदी में, आर्थिक समीक्षा हिंदी में मिल गया, योजना और कुरुक्षेत्र हिंदी में मिल गया, तो बचता क्या है जो इंग्लिश मीडियम वालों को मिलता है और हमें हिंदी मीडियम में नहीं मिलता है? एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें हिंदी मीडियम में नहीं मिलती है। अगर मैं सेक्टर वाइज बात करूं, इतिहास की बात करूं, तो इतिहास में एनसीईआरटी के साथ साथ अगर रामचरण शर्मा प्राचीन इतिहास के लिए आप पढ़ते हैं तो वो हिंदी में बहुत अच्छी बुक है, वो मिल जाती है अच्छे ट्रांसलेशन के साथ। या हम कहते हैं मूलतः वो हिंदी में ही लिखी गई है, अंग्रेजी में ट्रांसलेट की गई है। वो सतीश चंद्र की मिल जाती है वो मध्यकालीन भारत। आपको बिपिन चंद्रा की बुक हिंदी में मिल जाती है। इतिहास आपका हिंदी मीडियम में कोई प्रॉब्लम नहीं है इतिहास का। भूगोल की बात करूं मैं, समिंदर सिंह मिल जाता है आपको, माजिद हुसैन मिल जाता है, एनसीईआरटी मिल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राज व्यवस्था बोलूँ मैं, डीडी बसु मिल जाता है, सुभाष कश्यप मिल जाता है और आपको लक्ष्मीकांत मिल जाता है हिंदी में, कोई प्रॉब्लम नहीं है राज व्यवस्था से तैयारी करने के लिए। अर्थव्यवस्था की बात करूँ, अर्थव्यवस्था में आपको एनसीईआरटी मिल जाती है हिंदी में, रमेश सिंह की बुक मिल जाती है एनसीईआरटी में, कोई दिक्कत नहीं है। विज्ञान में 6 से लेकर 10 तक एनसीईआरटी आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। विज्ञान का चूँकि 10 तक पूछता है तो कोई दिक्कत नहीं है आपको हिंदी मीडियम में एनसीईआरटी से तैयारी करने में। पर्यावरण में कोई प्रॉब्लम नहीं, पर्यावरण में भी बहुत सारे बुक ऐसे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हिंदी मीडियम में आपको मिल जाएगा। करंट अफेयर्स के लिए जैसे मैंने आपको बता दिया, योजना हो गया, बजट हो गया, दैनिक जागरण हो गया, क्रॉनिकल हो गया और आपका RSTV का न्यूज एंड समाचार हो गया। अच्छा, थोड़ी बात अगर मैं कहूँ कि जब हिंदी भाषा की हम बात करते हैं तो हिंदी भाषा में सबसे बड़ी बात क्या है कि चूँकि हम ये बचपन से बोलते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ का हम लोग टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि भाषा से संबंधित जितनी चीज़ें हमको सब आती हैं। मैं आपको 2-3 शब्द बताऊंगा, उस शब्दों का अगर आप सही प्रयोग करें और बताइए कि हाँ इसमें कुछ अंतर है, तो मैं समझ सकता हूँ कि भाषा पे आपकी पकड़ है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि प्रगति, विकास, समृद्धि और समृद्धि, ये 4 ऐसे वर्ड हैं जो एकदम सिमिलर लगते हैं, लेकिन अगर आप उसके कंटेंट पे जाएंगे तो आपको लगेगा नहीं, प्रगति का मतलब अलग है, विकास का मतलब अलग है, समृद्धि का मतलब अलग है, समृद्धि का मतलब अलग है। प्रगति से ही प्रगतिशील बना है, विकास से ही विकासशील बना है, विकासात्मक बना है। तो कहने का मतलब ये है कि शब्दों में अगर जिस तरीके से हम अपनी अंग्रेजी इम्प्रूव करने के लिए, जैसे डेवलपमेंट का हिंदी होता है विकास, हम रटते थे पहले बचपन में, रटते थे कि डेवलपमेंट माने विकास, डेवलपमेंट माने विकास, प्रोग्रेस माने प्रगति। तो ठीक है, आप यहाँ पे प्रोग्रेस का हिंदी तो जान जाते हैं प्रगति, लेकिन कभी आपने ये कोशिश किया है कभी लोगों से पूछने के लिए कि प्रगति का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? अगर इसी प्रगति को हम सामाजिक प्रगति की बात करें, आर्थिक प्रगति की बात करें, सांस्कृतिक प्रगति की बात करें, पर्यावरणीय प्रगति की बात करें, तो क्या आप इसका एक क्लियर अंतर समझ पा रहे हैं? तो कहने का मतलब है कि भाषा यानी हिंदी भाषा यानी हिंदी माध्यम अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो हमारे सामने ये चुनौती बन जाती है कि हम शब्दों पे पकड़ बनाएं। अगर मैं क्रांति की बात करूं तो जैसे ही क्रांति शब्द आता है आप लोगों को लगता है कि उथल पुथल, यानी कि इधर से उधर कर देना, एकदम क्रांति। और मजाक में हम बोलते हैं कि अरे आपने तो क्रांति मचा दिया। क्रांति मचाने का मतलब चलो यहाँ शब्द यूज करने से तो अच्छा लगता है और प्रोत्साहन भी मिलता है कि हाँ ठीक है, इसने एक अच्छा वर्ड है, प्रेजिंग वर्ड है, लेकिन क्या आप वास्तव में क्रांति का मतलब जानते हैं? क्या वही जो फ्रांसीसी क्रांति है, जो अमेरिकन क्रांति है, जो क्या कहते हैं कि उसको जो यूके में हुआ था शानदार क्रांति है, क्या वही क्रांति हरित क्रांति है? क्या वही श्वेत क्रांति है? क्या जो हम हरित क्रांति जो हम गेहूं उत्पादन के लिए करते हैं, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन के लिए जो हम करते हैं, या हमारे एग्रीकल्चर में ये क्रांति वर्ड यूज किया जाता है।
तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो वर्ड है, वर्ड कैसे चमत्कार करते हैं। क्या इन शब्दों पे हमारी पकड़ है? अगर शब्दों पे पकड़ नहीं है तो अगर ये कहेंगे कि हिंदी भाषा से तैयारी करने में हमको नुकसान है, तो पहली बात, किसी भी भाषा में अगर आप शब्दों पे पकड़ नहीं है तो आप हमेशा नुकसान की स्थिति में रहेंगे। अगर मैं बोलूँ प्लानिंग, प्लानिंग माने क्या होता है? प्लान माने योजना होता है, प्लानिंग माने भी योजना होता है। एक वर्ड होगा योजना और प्रयोजना। बहुत सारे ऐसे हिंदी माध्यम से तैयारी करने वाले बच्चे हैं जिनको शासन और प्रशासन शब्द में अंतर नहीं मालूम है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर शब्दों पे पकड़ है, शासन और प्रशासन, और शायद यही हिंदी मीडियम वाला गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में अंतर बता देगा आपको। अगर थोड़ा बहुत अंग्रेजी पढ़ा है वो, तो वो गवर्नमेंट क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है वो बता देगा, लेकिन सेम शासन और प्रशासन में क्या अंतर है उसको नहीं मालूम है। यही हमारी हिंदी भाषा में चुनौतियां विद्यमान हो जाती हैं। संभावनाएं, जैसे मैंने बताया कि स्रोत के स्तर पे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम अगर कहीं है तो वो हमें अपने शब्दों को लेकर के पकड़ पे है। अगर जैसे ही आप शब्द पे पकड़ बना लिए तो भाषा पे पकड़ बनेगी। तो जैसे ही आपकी भाषा पे पकड़ बनी तो उससे रिलेटेड कोई भी, जैसे अगर मैं आपको लोकतंत्र समझा रहा हूँ, या अगर आप कहीं कोचिंग कर रहे हैं या कहीं कोई वीडियो देख रहे हैं, अगर वो आपको लोकतंत्र पढ़ा रहा है तो वो ये मान के चलता है कि लोकतंत्र एज ए अवधारणा जब वो समझाए तो लोकतंत्र शब्द से आपकी, लोकतंत्र शब्द को उसको ना समझाना पड़े। जैसे लोक प्लस तंत्र, लोक का मतलब पीपल, तंत्र मतलब सिस्टम यानी शासन, यानी कि ऐसा तंत्र जहां जनता का शासन हो। तो आप लोकतंत्र की परिभाषा जब, यानी लोकतंत्र की अवधारणात्मक समझ के लिए आपको उसके शब्दों के बनावट पे जाना होगा, उसके एक इतिहास पे जाना होगा। जैसे अभी एक शब्द होता है, जैसे कंप्यूटर अंग्रेजी का शब्द है और हिंदी में वो धड़ल्ले से यूज होता है, खूब अच्छे से यूज होता है, और बहुत सारे हिंदी माध्यम वाले ये भी नहीं जानते होंगे कि ये अंग्रेजी का शब्द है, क्योंकि वो जब से पढ़ते आ रहे हैं कंप्यूटरीकृत यही पढ़ते आ रहे हैं, तो वो हिंदी का शब्द मान लिया गया है। तो आप ये सोचिए कि जब डिजिटलाइजेशन होता है तो डिजिटलाइजेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को सॉफ्ट कॉपी में रखना, शॉर्ट फॉर्म में रखना, और उसको प्रेषित करने में कहीं हार्डवेयर का कोई उपयोग ना हो। मतलब जैसे पेज का उपयोग ना हो, पीडीएफ फॉर्म में हो, वो एमएस ऑफिस फॉर्म में हो, पीडीएफ वो क्या कहते हैं, पावर पॉइंट में हो। अच्छा, तो वैसे ही बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं कि जो बाहर से लिए गए हैं और हमारे हिंदी भाषा में अपना ऐसा स्थान बना लिए जैसे लगता है ये हमारा ही शब्द है। तो कहने का मतलब है कि उस शब्दों के हिस्ट्री, यानी कि शब्दों के पीछे के उपयोग को जानिए, और शब्द बनने के पीछे जो एक प्रोसेस रहा है उसको जानिए। शब्द पे पकड़ बनाइए, तब भाषा पे पकड़ बनेगी, और जैसे ही भाषा पे पकड़ बनेगी, यकीन मानिए आप हिंदी मीडियम में जो भी पढ़ेंगे आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। और फिर जैसे होता ना कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर इसलिए भी नहीं होता है कि आपको लगता है कि इसको रट लेंगे, रटने वाले, चलिए बहुत सारे ऐसे कि हम लोग बचपन में रटते थे। आप ये देखिए ना, 10वीं में 12वीं में हमारा जो माइंड होता है उस समय मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत सारे बच्चों में अलग अलग धारणाएँ पाई जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे रटने की प्रवृत्तियाँ ज़्यादा रहती हैं और उस समय हम रट भी पाते थे, और वो चीज़ें आज याद नहीं हैं। इसका मतलब है कि उस समय कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं कराया जाता था, या हम कॉन्सेप्ट क्लियर पे ज़्यादा फोकस नहीं करते थे, परीक्षा पास करने पे हमारा ज़्यादा फोकस होता था। ये इसलिए हमें वो चीज़ें नहीं याद रहती हैं। तो अब मेरा सिर्फ यही कहना है कि आप भाषा पे पकड़, शब्द पे पकड़ बनाइए, भाषा पे अपने आप पकड़ हो जाएगी। जैसे ही शब्द और भाषा पे आपकी पकड़ बनी, आपके अवधारणा पे पकड़ बन जाएगी, और जैसे ही अवधारणा पे पकड़ बनी तो सिलेबस को कंप्लीट करने में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी अभ्यर्थी हैं, और जैसा कि मैं BHU के मंच से बोल रहा हूँ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के ज्ञान भूमि मंच से, उसमें बहुत सारे लोग हैं जो MA कर रहे हैं, MPhil कर रहे हैं और अपनी PhD भी कर रहे हैं।
हिंदी भाषा के बारे में जैसे मैंने इलाहाबाद वाले मंच में बताया था कि ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो हमें यूपीएससी में एक अच्छा अंकदायी ऐसे विषय हैं जिस पे हम फोकस कर सकते हैं। और बीएचयू में उसके बहुत अच्छे फैकल्टी हैं, प्रोफेसर्स हैं और माहौल भी है कि आप उन भाषाओं को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, आगे जा सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग दर्शन शास्त्र से एमए कर रहे होंगे, एमफिल कर रहे होंगे, पीएचडी कर रहे होंगे। दर्शन शास्त्र एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हिंदी माध्यम से ही, यानी कि हिंदी मीडियम में ही बहुत अच्छी पुस्तकें लिखी गई हैं, चाहे संगम लाल पांडे हों, चाहे जटाशंकर तिवारी साहब, हाँ दो मैं नाम भूल रहा हूँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के और पीएचयू के, बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी गई हैं और बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर हैं। तो दर्शन शास्त्र एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हिंदी भाषा में, हिंदी माध्यम के लोगों के लिए बहुत अच्छा विषय हो सकता है। दूसरी बात, हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य अपने आप में, हिंदी साहित्य हिंदी भाषा का विषय है और उसको लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं। तीसरी सब्जेक्ट मैं बोलना चाहूँगा संस्कृत साहित्य। संस्कृत अपने आप में एक प्राचीन भाषा है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि संस्कृत तो सभी विषयों की जननी है। तो संस्कृत से अगर आप तैयारी करते हैं और अपना एमए कर रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं, तो आपकी आधी तैयारी तो ऐसे हो जाती है कि आप संस्कृत में उच्चारण पे बहुत ध्यान दिया जाता है। आप पढ़ने के साथ साथ उच्चारित कैसे करते हैं उस पर बहुत ध्यान दिया जाता है। और कम शब्दों को, जैसे कि किसी भी चीज़ को अगर, जैसे कि अभी 100 वर्ड, 150 वर्ड, 250 वर्ड यूपीएससी का एक पैमाना है कि अब वो कम शब्दों में आपसे आंसर चाहता है। तो संस्कृत में ये ताकत है, संस्कृत भाषा में ये ताकत है कि वो किसी भी चीज़ को कम शब्दों में व्यक्त कर सकती है। तो संस्कृत से जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छा इसमें प्रिविलेज ले सकते हैं। और वो किसी भी सब्जेक्ट में, जैसे कि संस्कृत को भी अगर हिंदी के हिसाब से, हमारे एक मित्र थे अभिनव मिश्रा, वो इतना कंसाइज रूप में हिंदी में ही लिखते थे। संस्कृत के वो, चूँकि उनका संस्कृत लिटरेचर रहा है, संस्कृत से एमए किया था, तो वो हिंदी भी जब लिखते थे इतना क्लिष्ट लिखते थे और उसको जब एक्सप्लेन करते तो लगता था अच्छा हाँ ये सारी चीज़ें हैं। यानी कि अगर आप हिंदी में 5 लाइन लिखते थे तो वो संस्कृत में उसको 4 लाइन, 3.5 लाइन लिख करके ख़त्म कर देते थे और वो हिंदी ही रहती थी। कहने का मतलब है कि संस्कृत में आपके पास तत्सम के ऐसे बहुत सारे शब्द रहते हैं जो हिंदी में यूज करते हैं आपके अपने जीएस पेपर में, आप अपने निबंध में, तो वो एग्जामिनर को बहुत प्रभावित करता है। तो ये संस्कृत हुआ। दूसरा है हिंदी, जो कि मैंने दर्शन शास्त्र, हिंदी, संस्कृत साहित्य और इतिहास, भूगोल, शिक्षा शास्त्र, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया था। ये सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हम इसमें अच्छा कर सकते हैं। दूसरा एक चीज़ मैं और इसमें ऐड करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों को ये रहता है कि अगर हम रिसर्च कर रहे हैं, अगर हम एमफिल कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं तो क्या हम तैयारी कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा कि जो लोग बीए करने के बाद हायर एजुकेशन में हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा अवसर है कि इसमें आपके पास, अगर मान लीजिए कि किसी भी कोर सब्जेक्ट में उसको कहता हूँ जो एक विषय से आप एमए करते हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन लगभग कहीं 3 विषय से होता है, 2 विषय से होता है, अगर ऑनर है तो 1 विषय से होता है। तो अगर आप कोर सब्जेक्ट से एमए कर रहे हैं तो आपके पास उसको करने के बाद इतना टाइम बचता है कि आप सिविल सर्विसेज तैयारी खूब अच्छे से कर सकते हैं। और दूसरी बात, उसमें अपॉर्चुनिटी क्या रहती है कि चाहे अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या अगर आप यूपी से हैं, बिहार से हैं, एमपी से हैं, किसी भी हिंदी भाषी राज्य से, तो वहाँ पे लेक्चरर की पोस्ट निकलती रहती है आपके सब्जेक्ट में, वहाँ के असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट निकलती रहती है, माध्यमिक शिक्षा चयन सेवा बोर्ड से निकलती रहती है। तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट ये है कि आपका एक ऑप्शनल हो जाता है, प्लस उससे आप नेट या जेआरएफ की तैयारी अगर करते हैं, अगर आपके सब्जेक्ट खूब अच्छे से पकड़ हो जाए और पाठ्यक्रम आप यूपीएससी के लेवल का तैयार कर लेते हैं, तो मेरा दावा है कि नेट और जेआरएफ आपका हो जाता है। और यही कारण है कि जेएनयू में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में और बीएचयू में जेआरएफ और नेट की संख्या ज़्यादा इसलिए रहती है कि वहाँ पे सब्जेक्ट को खूब अच्छे से पढ़ाया जाता है और वही नेट का सिलेबस होता है, वही पीसीएस का सिलेबस और यूपीएससी का सिलेबस मोर और लेस आगे पीछे करके होता है। तो आप जो भी हायर एजुकेशन की तैयारी, हायर एजुकेशन में हैं, एमए, एमफिल, पीएचडी कर रहे हैं, तो खूब अच्छे से वो नेट जेआरएफ निकाल करके, जेआरएफ अगर निकालते हैं तो जैसा सरकार की स्टाइपेंड देती है 25,000 रुपये प्लस एचआरए,
तो वो आपके लिए बहुत हेल्प कर सकता है। और कम टाइम में ही अगर आपके सब्जेक्ट की पकड़ है, अगर आपने एमफिल एमए निकाल लिया है और नेट जेआरएफ आपके पास है या नेट है, तो आप उससे अगर आपको स्टाइपेंड मिल रहा है उस दौरान अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका सिविल सर्विसेज की तैयारी हो जाता है, पीसीएस की तैयारी आप अगर साथ में कर रहे हैं तो उसकी भी तैयारी खूब अच्छे से हो जाती है। अब प्लस आपका एक पैरेलल कैरियर क्या चल रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर का। असिस्टेंट प्रोफेसर का यूपी पीसीएस बहुत वैकेंसी निकालती है, माध्यमिक चयन सेवा बोर्ड बहुत अच्छे वैकेंसी निकालती है जिसमें आप दे सकते हैं। दूसरी बात, दिल्ली यूनिवर्सिटी के 90 कॉलेज हैं, वहाँ पर भी आप अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी या जेएनयू से जुड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ एमए एमफिल करने के बाद वहाँ पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, तो एक बहुत अच्छा अवसर रहता है इसके साथ में तैयारी करने का। और चूँकि आप हॉस्टल में रहते हैं, जितने भी लोग तैयारी करते हैं, मेरा जहाँ तक मेरी जानकारी है कि लगभग लोग हॉस्टल मिल जाता है, नहीं तो डेलीगेसी में रहते हैं, तो माहौल इतना अच्छा रहता है कि आप वहाँ पे एक ग्रुप बना करके भी तैयारी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई हिस्ट्री से एमए एमफिल कर रहा है या पीएचडी कर रहा है और आप जियोग्राफी से कर रहे हैं, तो और दोनों लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपने ग्रुप बना करके हिस्ट्री वाले को हिस्ट्री बता दिया, हिस्ट्री वाले को आपने जियोग्राफी बता दिया और हिस्ट्री वाले ने आपको जियोग्राफी बता दी। कहने का मतलब ये कि ज्ञान का आदान प्रदान हो जाता है कि एक बहुत अच्छे माहौल में आप रहते हैं। और इनकेस अगर आपका सिलेक्शन हो भी जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर में भी, उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आप सिविल सर्विसेज एज ए कैरियर आगे ले जाना चाहते हैं, तो उस पीरियड में तो खूब अच्छे से आप तैयारी कर ही सकते हैं, क्योंकि उस समय आपके पास आर्थिक बोझ नहीं रह सकता है, अर्थ की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, और उसके साथ साथ अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करते हुए आप सिविल सेवा की तैयारी कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि तैयारी में जहाँ तक संभावना की बात है, मैंने बताया कि क्षेत्रीय भाषा प्लस जैसे हिंदी भाषा तो अपने आप में एक राजभाषा है, और पूरे मोर और लेस कुछ राज्यों को छोड़ दिया जाए जहाँ पे कम बोला जाता है, लेकिन ये मान चलिए कि 60% ऐसी भारत की जनसंख्या है, 70% ऐसी जनसंख्या है जो हिंदी डेली यूज में बोलते हैं। तो ये भाषा अपने आप में एक भारतीय भाषा है, और भारत सरकार के स्तर पे चाहे खास करके अभी भी उन्होंने तो इस चीज़ को कर दिया है कि अगर आप कोई चीज़ जजमेंट हिंदी में अंग्रेजी में पास करते हैं तो उसकी हिंदी प्रतिलिपि जरूर होनी चाहिए। तो ऐसी बात नहीं है, राजभाषा दिवस भी मनाया जाता है हिंदी को प्रमोट करने के लिए, और हिंदी भाषा के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं को भी प्रमोट करने के लिए भारत सरकार जब अथक प्रयास कर रही है, तो संघ लोक सेवा आयोग इसमें बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगी कि जो भी इस भाषा से या क्षेत्रीय भाषा से तैयारी करने वाले लोग हैं, अगर वो आते हैं उनका स्वागत ना करें। मैं आपको बता दूं कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये है, मैं जब 2016 में इंटरव्यू देने गया और 2011 में इंटरव्यू देने गया था, तो उसमें साफ मेंशन किया रहता है कि आप जब आप इंटरव्यू का फॉर्म भरते हैं तो उसमें साफ मेंशन किया रहता है कि आप किस भाषा में इंटरव्यू देना चाहते हैं। और आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, बहुत सारे इंग्लिश मीडियम से जो मेंस लिखते हैं वो बच्चे भी, वो अभ्यर्थी भी अपने इंटरव्यू का माध्यम हिंदी चुनते हैं। जान के आश्चर्य होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं। तो कहने का मतलब है कि यूपीएससी ये जानती है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदी बैकग्राउंड के हैं, लेकिन उनका एडमिशन मेडिकल में हो गया, आईआईटी में हो गया, या कहीं ऐसे मान लीजिए कि जेएनयू में ही हो गया। अगर आप बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि मेरा खुद हिंदी मीडियम, मैं ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया था, और जब मैं एमए गया तो वहाँ टोटल इंग्लिश में पढ़ाया जाता, 6 महीना साल भर परेशानी हुई, फिर टोटल सब अंग्रेजी में परीक्षा उरीक्षा देना शुरू किया, एंट्रेंस भी इंग्लिश में ही निकाला, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन ऐसे लोग जो लिखना तो इंग्लिश में शुरू कर देते हैं, लेकिन जब बोलने की प्रॉब्लम आती है तो अंग्रेजी बोल नहीं पाते हैं, तो यूपीएससी उनको ये अवसर देती है, ये ऑप्शन देती है कि आप अपना इंटरव्यू हिंदी में दे सकते हैं। तो हिंदी माध्यम के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हिंदी माध्यम तो ऑब्वियसली हिंदी ही चुनेगा। मैं जब गया तो मुझसे पूछा गया कि आप हिंदी में, चूँकि आपके एग्जाम में आपके उसमें फॉर्म में लिखा है कि आप हिंदी में इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, चूँकि मैंने हिंदी माध्यम चुना है तो हिंदी में मैं दूंगा इंटरव्यू। लेकिन उन्होंने ये बताया कि हम आपको सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि हमारे इंटरव्यू बोर्ड में 2 लोग साउथ इंडिया से हैं जो हिंदी नहीं बोल पाते हैं,
तो अगर वो अंग्रेजी में बोलेंगे तो आप अंग्रेजी समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे? और या अगर वो अंग्रेजी में बोलते हैं तो हमारे पास ट्रांसलेटर भी, हमारे बगल में एक लेडी थी, वो ट्रांसलेट करने के लिए बैठे थे। वो बोली कि वो अगर अंग्रेजी में बोलते हैं तो हम आपको हिंदी में बताएंगे कि हिंदी में इन्होंने क्या बोला है, फिर आप मुझे हिंदी में बताएंगे तो हम उनको ट्रांसलेट करके बताएंगे हाँ हिंदी में इसने ये बोला है। तो ये ऑप्शन मेरे सामने आया तो मैंने बोला कि नहीं, मैं इतना सक्षम हूँ कि सामने जो अंग्रेजी में बोलेंगे मैं समझ जाऊँगा कि उन्होंने अंग्रेजी में क्या क्वेश्चन पूछा और फिर मैं उसका आंसर हिंदी में दूंगा। तो ये मैं प्रत्यक्ष अपना अनुभव आपको बता रहा हूँ कि हिंदी माध्यम से, हिंदी भाषा में अगर आपकी पकड़ है तो यूपीएससी इस चीज़ को लेकर के इतना सजग है कि हाँ, बैकग्राउंड को लेकर के कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। किसी भी बैकग्राउंड से आइए आप, आपका स्वागत है यूपीएससी में। और मैं आपको एक मज़ेदार बात बताऊं कि यूपीएससी या संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग अपने आप में इतना डेमोक्रेटिक पैटर्न है इनका। अगर आपके पास, अगर कोई बच्चा एमबीबीएस बनना चाहता हो, कोई बच्चा आईआईटी में एडमिशन लेना चाहता हो, आईएम में एडमिशन लेना चाहता हो, भले ही कितना पढ़ा लिखा हो, कितना भी वो ब्रिलियंट हो, उसके पास अगर पैसे नहीं हैं तो वो एमबीबीएस नहीं बन सकता है। वो आईआईटी में एडमिशन लेने के बाद अगर वो फीस नहीं दे सकता है तो वो अपना बीटेक नहीं कर सकता। और आईआईएम की बात करूँ जहाँ से मैनेजमेंट का कोर्स होता है, बहुत महंगा होता है, वो बंदा अपना आईआईएम की डिग्री नहीं ले सकता अगर वो गरीब घर से है। यूपीएससी का मैं बताऊं, अगर आप कहीं से भी ग्रेजुएशन कर लीजिए, चाहे आप पत्राचार विधि से कर लीजिए, चाहे रेगुलर कर लीजिए, चाहे इग्नू से कीजिए, चाहे राजर्षि टंडन से कीजिए, चाहे घर बैठे कीजिए, चाहे क्लास से, कहीं से भी आप ग्रेजुएट हों, यूपीएससी को केवल ग्रेजुएट चाहिए। और सिर्फ वो चाहती है कि हमारा जो सिलेबस है, हमारे सिलेबस को समझो, उसको तैयारी करो, पिछले साल का क्वेश्चन देखो और उस स्तर को प्राप्त करो, हमारा एग्जाम दो, आपका ये सीट पक्का है, कन्फर्म है। मात्र 25 रुपये फीस लगता है उसके एग्ज़ाम के फॉर्म के लिए, शायद 100 जो भी है, मतलब 100 रुपये ज़्यादा नहीं लगता है। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ये इतनी लोकतांत्रिक व्यवस्था है तैयारी की कि कोई भी बंदा, और मैं आपको बता दूं, जैसे कि जुडिशरी में एक मजाक में बोला जाता है, या वैसे भी ये बातें तो सच हैं कि हमारे न्याय व्यवस्था में एक न्यूज आया था कि 50 से 60 ऐसे परिवार हैं जो पूरे जजेस को मतलब चला रहे हैं हाई कोर्ट में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सिविल सेवा में एक ऑटो वाला भी आईएएस बन सकता है, फूल बेचने वाला भी आईएएस बन सकता है, सब्जी का ठेला लगाने वाला भी आईएएस बन सकता है, पान बनाने वाला, कोई भी किसी भी बैकग्राउंड से आए। यूपीएससी आपका बैकग्राउंड नहीं देखती है, यूपीएससी सिर्फ ये देखती है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। हमारा जो सिलेबस है वो सिलेबस आपने पढ़ लिया है, आपकी शब्दों पे पकड़ है, तो आप मेरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे। और हमने जो क्वेश्चन पूछा है वो तो यूपीएससी इतना ओपन है कि सारे साल के क्वेश्चन आप अपने वेबसाइट पे डाल देता है और आप उसको अच्छे से देख करके एनालाइज करके आप उसको दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब है कि यूपीएससी एक ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक उनके तैयारी करना, सिलेक्शन का प्रोसेस है कि कोई भी इसमें इंटर कर सकता है, कोई बाउंड्री, कोई कुछ भी कहीं भी ऐसा एक वहाँ यहाँ तक आपसे नहीं बोला जाता है कि एटलीस्ट आपका एक 60% होना चाहिए, वो भी नहीं बोलता है। अगर आप मिनिमम क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्या कहते हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स से भी आपका ग्रेजुएशन है तो आप यूपीएससी में फॉर्म भर सकते हैं। तो फॉर्म भरने तक की अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है, इसका मतलब है कि आप उस परीक्षा के आप परीक्षा को पास करने लायक हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भाषा को लेकर के जितना भी स्टीरियोटाइप है इसको ख़त्म करिए आप लोग। और जितना मैंने बताया, और एक मैं पिछले वाले में भी बताया था कि जो लोग स्नातक कर चुके हैं या जिनको, और स्नातक करने के बाद भी जो तैयारी को लेकर के उनको कुछ भी नहीं मालूम है, उनको लगता है कि हमें इतना कोई ऐसा नहीं है कि जो बता सके कि हम उस पर तैयारी कर सकते हैं। कोई भी कोचिंग ज्वाइन करने से पहले, कुछ भी खरीदने से पहले, अगर आप डेली रूटीन में 2-3 चीज़ें, 4 से 5 चीज़ें अगर आप शामिल करते हैं और इंटरेस्ट बनाने के लिए, तो आप पिछले साल का क्वेश्चन देखिए, यूपीएससी का प्रीलिम्स का, मेंस का, देखिए कि यूपीएससी क्या क्या क्वेश्चन पूछती है, उसका पूछने का पैटर्न क्या है, ये सारी चीज़ें देखिए। और फिर उसके बाद आप डेली न्यूज़ सुनिए, राष्ट्रसभा टीवी, दूरदर्शन से, आकाशवाणी से डेली अपनी एक आदत बना लीजिए कि हमें इवनिंग में या मॉर्निंग का एक टाइम आप पकड़ लीजिए, उस टाइम हमें न्यूज़ सुनना है।
तो आपका एक आइडिया, क्योंकि देखिए मैं पिछले साल का क्वेश्चन देखने के लिए सिर्फ बार बार इसीलिए बोलता हूँ या उसके सिलेबस को, कि जब आप न्यूज़ सुनते हैं तो आपको लगेगा अच्छा ये न्यूज़ में तो ये चीज़ जो बताया गया है इसी टाइप से क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी में। तो डेली न्यूज़ अगर आप सुनते हैं और पिछले साल का क्वेश्चन और पाठ्यक्रम आप देखे रहते हैं तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती है कि कौन सा न्यूज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सा न्यूज़ नहीं इम्पोर्टेंट है। अच्छा, जैसा कि मैंने राष्ट्रसभा टीवी से आप डेली न्यूज़ सुनिए, अगर आपके पास टाइम बचता है देश देशांतर बहस सुनिए। और मैं दोबारा बता रहा हूँ, मैं बहुत सारे बच्चों को बताता हूँ कि प्रधानमंत्री सीरियल एबीपी न्यूज़ से आता है, जो 20 से 22 एपिसोड इसके अब तक बन चुके हैं, एक एक घंटे का होता है। आप 1947 से लेकर के अब तक जितने प्रधानमंत्री हुए हैं उन लोगों, वो कैसे देश ने देश पे कौन कौन सी चुनौतियां आई, कैसे कैसे देश इन चुनौतियों से पार पाते हुए अपने आप को यहाँ तक प्रोग्रेस किया है। उसमें फाइनेंस कमीशन, इमरजेंसी, जितने भी जो प्रधानमंत्रियों ने अपने अपने पीरियड में क्या क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, चाहे वो चाइना के वार हो, चाइना से वार हो, चाहे पाकिस्तान से वार हो, चाहे अमेरिका से रिश्ते हों, चाहे रसिया से रिश्ते हों, बहुत सारी चीज़ों पर आपका फंडा क्लियर हो जाएगा। तो आप एबीपी न्यूज़ से प्रधानमंत्री सीरियल ज़रूर देखें। दूसरा ये है कि राज्यसभा टीवी पे ही संविधान नामक 10 एपिसोड आपको मिल जाएगा, उसको आप जरूर सुने। इससे आपको मालूम हो जाएगा कि हमारा संविधान जब बनाया गया उस समय की चुनौतियां क्या थी, वो किस माहौल में बनाया गया था और किन किन चीज़ों पे चर्चा किया गया, कहाँ कहाँ से हमने, और हमारे कौन कौन से लीडर इन्वॉल्व थे, क्या बहस हो रही थी, और हमारा उस समय जो कंट्री को सेफ दिया जा रहा था उस मेन फोकल पॉइंट क्या था, उस पर भी आप अच्छे से देख पाएंगे, समझ पाएंगे। योजना कुरुक्षेत्र बिल्कुल आप पढ़िए, आप भाषा पे पकड़ बनेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं उस पर अवधारणा पे आपकी पकड़ बनेगी। न्यूज़ के लिए मैंने जैसे बताया कि दैनिक न्यूज़ जो पढ़ने के लिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण पढ़िए, जनसत्ता पढ़िए, 2 न्यूज़पेपर सफिशिएंट है, कोई भी एक पेपर इन दोनों में से। मैगजीन जैसे मैंने बताया कि एक मासिक मैगजीन आप कोई भी ज़रूर पढ़िए, क्योंकि वो पूरे महीने का कंपाइलेशन होता है। और हाँ, एक चीज़ मैं अभी क्लियर कर दूं कि न्यूज़ से आपको कोई कटिंग नहीं काटना है। बहुत सारे लोग होते हैं कि ये न्यूज़ बहुत काम की है, इसको कटिंग काट के रखो, हम जब कभी एग्जाम देने जाएंगे तो उसको रिवीजन करेंगे। नहीं, आपको न्यूज़ पढ़ के छोड़ देना है। अभी मैं आपको ये भी बताऊँगा, न्यूज़पेपर जब आप पकड़ें, न्यूज़पेपर जब आपके सामने आए तो कौन सा न्यूज़ पढ़ें और कौन सा न्यूज़ छोड़ें, इसको बहुत एकदम सटीक तरीके से बताऊंगा। आप उससे रोज़ रूबरू होते होंगे और कंफ्यूज होते होंगे क्या पढ़ें क्या छोड़ें, मैं 2 मिनट में उसको बताऊंगा आपको। दूसरा ये है कि करंट अफेयर्स में, हाँ, मासिक करंट अफेयर्स के लिए आप कोई सा भी एक मैगजीन पकड़ लीजिए, चाहे क्रॉनिकल हो, चाहे विजन हो, चाहे करंट अफेयर्स टुडे हो, दृष्टिका, ये। और इलाहाबाद में तो एक वो चलता है, याद नहीं आ रहा, मैं बताऊंगा अभी। एक ही हो गया। मैं अभी बताया था कि आपको कौन सा न्यूज़ पढ़ना है न्यूज़पेपर में, कौन सा न्यूज़ छोड़ना है। पहली बात, अगर आपने सिलेबस को खूब अच्छे से देख लिया है और वो आपके टेबल पे है, वो आपके दीवार में जहाँ आप पढ़ते हैं वहाँ पे अगर आपने चिपका दिया है, तो आपको खूब अच्छे से मालूम हो जाएगा कि सिलेबस के अकॉर्डिंग जो न्यूज़ छपता रहता है उसमें आपको क्या देखना है। और दूसरी बात, फ्रंट लाइन देखने के, जो न्यूज़ देख करके जो पढ़ के आपको खूब मज़ा आए और जो लगे कि नहीं ये बहुत अच्छा खबर छापा है, और जो लगे कि, और जो न्यूज़ पढ़ने से आपका मन लगे, मैं आपको बता दूं वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। जैसे कि अगर कोई चटकारी खबर उसमें है, मान लीजिए बॉलीवुड से कोई खबर छप ले, किसी हीरो हीरोइन के अफेयर्स के बारे में खबर छपेगी, तो उसको आप बहुत मज़े लेके पढ़ते हैं, तो वो आपके काम का नहीं है, वो यूपीएससी के सिलेबस में नहीं है। मान लीजिए कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं ट्रक पलट गया, वहाँ पे पूरा टमाटर उस पर बिखर गए, वो आपके यूपीएससी के सिलेबस नहीं है, वो एकदम फ्रंट पे आता है, वो भी आपको नहीं पढ़ना है। ऐसे बहुत सारे चटकारी न्यूज़ जो है हमारे छपते हैं, जिनको हमें उस पर नहीं जाना है। सबसे बड़ी बात ये है। तो कहने का मतलब है कि जो न्यूज़ आपको पढ़ने में आनंद प्रदान करे, जो लोग मज़े लेके चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे पढ़ते हैं, वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। सिलेबस का पार्ट फिर तब बचता है कि सिलेबस का पार्ट क्या है। तो सिलेबस का पार्ट ये है कि हमारे जितने भी मंत्रालय हैं, उस मंत्रालय से रिलेटेड जो योजना के बारे में, उस नीति के बारे में, अगर मान लीजिए कि भारत और रसिया के बीच में वहाँ का कोई प्रीमियर हमारे यहाँ आया है और किसी समझौते पर हमने हस्ताक्षर किया है, उस पर कोई न्यूज़ है, तो वो हमारे काम का है। आरबीआई ने कोई नई नीति घोषित की है,
रेपो रेट घटा दिया है, रिवर्स रेपो रेट घटा दिया, जैसे भी वो सारी चीज़ें अगर आती हैं, वो सारी चीज़ें हमारे काम की होती हैं। वो पढ़ने में मज़ा नहीं आता है, वो बहुत बोरिंग होता है। जो बोरिंग है वही हमारे काम का है। अर्थात यूपीएससी बहुत मज़ा लेने वाला आपको पाठ्यक्रम नहीं बनाता है, क्योंकि वो दिमाग से पाठ्यक्रम बनाता है, आपके दिल से पाठ्यक्रम। तो आपको दिल से तो वही खबरें पढ़ने में आती हैं जिसमें आपको आनंद है, जिसको आप व्हाट्सएप पे शेयर कर सको। वो सारी खबरें आपको नहीं पढ़नी हैं। मैं बार बार बोलूँगा, आप पिछले साल का क्वेश्चन देखिए और सिलेबस देखिए, चाहे पीसीएस का हो चाहे आईएएस का हो, दोनों का सिलेबस आप देखिए। और दूसरी बात, एक स्टूडेंट के मेज पे क्या क्या चीज़ें रहनी चाहिए। पहली बात तो आपके पास एक स्टूडेंट एटलस जरूर होना चाहिए, वो हिंदी माध्यम में हो चाहे अंग्रेजी माध्यम में हो, वो एटलस आपके मेज पे रहना चाहिए। और दूसरी बात, वर्ल्ड का और इंडिया का मैप आपके दीवार में लगा रहना चाहिए। और संविधान का बेयर एक्ट, जिसमें अनुच्छेदवाद 1 2 3 4 5 करके दिया रहता है, वो रहना चाहिए। और पिछले साल के क्वेश्चंस की एक मार्केट में बहुत सारे सॉल्व अनसॉल्व दोनों मिल जाते हैं। प्रीलिम्स का, मेंस का, यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उसकी, पीसीएस तैयारी कर रहे हैं उसकी, सबका आपके मेज पे टेबल पे रहना चाहिए। कहीं भी कोई डाउट हो तुरंत देखो। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, लगता है कि अरे ये न्यूज़ हमारे काम का नहीं, तो एक बार आप सिलेबस को गो थ्रू कर लो, 2 पेज का होता है। अगर आपको लगता है अरे ये जो टॉपिक पढ़ रहा हूँ ये यूपीएससी में पूछता है कि नहीं पूछता है, तो तुरंत पिछले साल के क्वेश्चंस को देख लीजिए। तो वो आपको राह का, यानी आप प्रेरक के तौर पे काम करेगा। तो जैसा कि आज का टॉपिक था सिविल सेवा एवं हिंदी भाषा, मैं फिर से अपनी बात को इस एक धन्यवाद प्रस्ताव के रूप में ख़त्म करूंगा कि सबसे पहली बात तो मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के ज्ञान भूमि मंच से मैं आपको यहाँ तक अगर आपसे जुड़ पाया हूँ, तो इसमें 2 लोगों का बहुत योगदान है। एक शिवांश तिवारी और दूसरे आशुतोष तिवारी, जो बीएचयू के ज्ञान भूमि मंच को संचालित करते हैं। शिवांश तिवारी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के से पेज पे हमको जोड़ने के लिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी फैमिली को जोड़ने के लिए हमको प्रेरित किए। तो इसी और इन दोनों लोगों की वजह से मैं आप लोगों से रूबरू हो पाया हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इस तरीके से मैं आप लोगों से संपर्क बना पाया हूँ। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं बीच बीच में ऐसे ऐसे आप लोगों के क्वेश्चंस को लेता रहूँगा और आपका मार्गदर्शन करता रहूँगा। और हायर एजुकेशन से रिलेटेड, चूँकि जैसा कि मैंने व्यक्तिगत रूप से शिवांश को भी बताया था कि मेरा 3 सब्जेक्ट से नेट है और एमफिल भी मैंने किया है 2 सब्जेक्ट में। मेरा एमए रहा है इंटरनेशनल रिलेशन से, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी मैं एज ए गेस्ट लेक्चर पढ़ा चुका हूँ। इग्नू में भी मैं कॉपी वगैरह जांचता था, मुझे एक कॉपी के 25 रुपये मिलते थे। और ऐसे करके मतलब बहुत सारे चीज़ें करने के बाद मैं यहाँ पहुँचा हूँ। और मार्केटिंग इंस्पेक्टर भी मैं 2016 में, मेरा 2013 लोअर 2000 यूपी पीसीएस लोअर 2013 के बैच में मैं मार्केटिंग इंस्पेक्टर हुआ था। और उसी बीच में इसका रिजल्ट आ गया था आईआरएस का, तो यूपीएससी का, तो मैं इधर ज्वाइन कर लिया। तो बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो अभी मार्केटिंग इंस्पेक्टर बन के अपने फील्ड में सेवा दे रहे हैं यूपी में। मैं उनके टच में, वो लोग भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे भी मैं संपर्क में रहता हूँ। और जहाँ हो सकता है, चाहे व्यक्तिगत रूप से या किसी मंच के माध्यम से, मुझे अच्छा लगता है कि हिंदी भाषा माध्यम से मैंने तैयारी की। अब मैंने जिन जिन चुनौतियों को मैंने देखा, जो जो मुझे प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को मैंने थोड़ा, मुझे टाइम लग गया, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर सटीक मार्गदर्शन आप लोगों को भी मिलेगा तो आप भी अच्छा करोगे। ये मेरी क्या कहते हैं कि आप लोगों को शुभकामनाएं हैं कि आप लोग खूब अच्छे से तैयारी कीजिए। भाषा कहीं कोई माध्यम नहीं आता है। अगर आपको कोई व्यक्ति बोलता है कि हिंदी माध्यम से तैयारी करना अच्छा नहीं है या हिंदी माध्यम से तैयारी करना बहुत चुनौती है, तो इसका मतलब है कि पहली बात वो आपको डिस्करेज कर रहे हैं। आप उनके संपर्क में बिल्कुल मत रहिए, आप उनसे दूरी बना के रखिए, भले ही आपके बिल्कुल भी कितने भी खास रहें, क्योंकि आपको अपना कैरियर बनाना है। और वही लोग आपको, जब आपकी तैयारी, आप अच्छे से तैयारी करते हो, किसी उनको छोड़ देते हो और उनसे बात करना बंद करते हो, तो वो बोलते हैं कि ठीक है तैयारी करो, इनको जाने दो, कल को पछताएंगे। और खुदा न खास्ता अगर आप 100% अगर पूरी मनोयोग से तैयारी करते हैं तो आपका सिलेक्शन होता है, तो सबसे पहले बधाई वही देने आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप तैयारी के क्रम में आपको बाधाएं आएंगी, तो सिर्फ मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम्स आएंगी। मनोवैज्ञानिक का मतलब ये है कि कोई वैसे नहीं, न्यूरो से रिलेटेड मानसिक प्रॉब्लम ये आएंगे कि बहुत सारे लोग आपको डिस्करेज करने वाले होंगे, वो आपके परिवार के नहीं होते हैं।
वो आपके परिवार के ना होने वाले जितने भी तत्व आपके समाज में विद्यमान हैं वही आपको डिस्करेज करेंगे। आपके फैमिली वाले कभी आपको डिस्करेज नहीं करेंगे। तो आप उनके विश्वास पे, उनके क्या कहते हैं कि सपनों को पूरा करें, आप अपना सपना पूरा करें, उनके विश्वास पे खरे उतरें। इन्हीं संभावनाओं के साथ मैं पुनः शिवांश तिवारी और आशुतोष तिवारी को धन्यवाद देता हूं, और ज्ञान भूमि के इस मंच पे आने के लिए आप सभी का तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं। आप लोगों, मैं आशा करता हूं कि ये मेरा 1 घंटे का व्याख्यान कुछ आपको अगर स्पार्क करेगा। जितने लोग सुन रहे हैं उसमें से 2-4 लोग भी अगर लगे कि नहीं नई चीज़ें हैं, तो आप इसको कमेंट करके आप मुझे बताइए कि आपको क्या क्या इसमें जानने को नई चीज़ें मिली, और मैं इसमें आगे क्या सुधार कर सकता हूँ कि हमें इस चीज़ पे बताओ। सुधार क्या मतलब, ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो मुझसे छूट गई हैं। मैंने कोशिश किया है कि सब मैं उस पर ले आऊँ, लेकिन फिर भी अगर ऐसी कुछ चीज़ें छूट गई हों, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे हायर एजुकेशन पे बोलना चाहिए या कुछ और ऐसे टॉपिक हों उस पर अगर बोलना चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट करके आप मुझे बता दीजिए, तो मैं उस पर फोकस करूँगा। धन्यवाद। ज्ञान भूमि के मंच पे पुनः मैं आपका थैंक यू।